हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जीएसटी का एक नया टॉपिक, सप्लाई अंडर जीएसटी। गुड्स और सर्विसेज पे तभी जीएसटी लगेगा जब उनकी सप्लाई होगी। तो ये सप्लाई आखिर होता क्या है, सप्लाई का मीनिंग क्या है, सप्लाई का स्कोप क्या है, सप्लाई होने के लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 सप्लाई के बारे में क्या कहते हैं। इन तीनों शेड्यूल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत तसल्ली और आराम से समझेंगे कि ये शेड्यूल्स में क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क है और इन पे टैक्स कैसे लगता है। ये सभी पॉइंट्स हमारे 4 से 5 वीडियोस में कवर होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, और शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी तभी लगेगा जब उनकी सप्लाई होगी। ये एक पेन है और इस पे जीएसटी तभी लगेगा जब इसकी सप्लाई होगी, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने पर टैक्स अट्रैक्ट हो। जैसे अगर प्री जीएसटी एरा की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। फिर उन गुड्स की जब सेल होती थी तब वहां लगता था वैट, और इंटर स्टेट सेल हुई तो सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई गई तो तब लगता था सर्विस टैक्स, सर्विस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस, ये सब क्या थी, ये रिस्पेक्टिव लॉज में टैक्सेबल इवेंट थे। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, एक्साइज अट्रैक्ट हो गया, गुड्स की सेल हुई, वैट अट्रैक्ट हो गया, सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस टैक्स अट्रैक्ट हो गया। ये सब जीएसटी आने से पहले टैक्सेबल इवेंट्स थे। लेकिन ये सब टैक्सेस, एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब जीएसटी में समा गए, सबस्यूम हो गए। और अब जीएसटी में एक टैक्सेबल इवेंट है जो है सप्लाई। कोई भी टैक्स लगाने से पहले हमें देखना पड़ता है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, कौन सा इवेंट होने पर टैक्स लगेगा। तो जीएसटी लगाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर सप्लाई क्या है, क्योंकि टैक्स तभी लगेगा जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी। तो समझते हैं सप्लाई क्या है। हम एक्ट की लैंग्वेज देखें उससे पहले इमेजिन करो, आप सुबह सुबह उठे, मम्मी ने बोला जा बेटा दूध और ब्रेड लाके दे दुकान से। आप शॉप पे गए, आपने दूध और ब्रेड का पैकेट खरीदा।
तो ये क्या है? उस दूध और ब्रेड की सप्लाई है। आप घर आए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आप तैयार हुए और आपने ओला या उबर कैब बुक की। उस कैब ने आपको आपके घर से पिक किया और आपके कोचिंग सेंटर पे ड्रॉप कर दिया। उस कैब वाले ने आपको कैब की सर्विसेज की सप्लाई दी। फिर आप कोचिंग सेंटर पहुंचे, वहां आपने जीएसटी की कोचिंग ली, तो उस कोचिंग वाले ने आपको कोचिंग की सर्विस की सप्लाई दी। आप कोचिंग करके थक गए और दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो रेस्टोरेंट वाले ने आपको रेस्टोरेंट की सर्विस की सप्लाई दी। ये लिस्ट अनलिमिटेड है। आप ऐसी कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन सोच ही नहीं सकते जो सप्लाई ना हो। और हम ना जाने एक दिन में कितनी सप्लाईज देते हैं और कितनी सप्लाईज लेते हैं। सेक्शन 7 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के जो भी फॉर्म्स हो सकते हैं, सच एज, जैसे कि सेल, वो दूध और ब्रेड की वहां सेल हुई तो वो उसकी सप्लाई थी। ट्रांसफर, एक ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई भी प्रॉपर्टी कन्वे करी, ट्रांसफर करी, वो भी सप्लाई है। बार्टर, एक डॉक्टर है और एक बार्बर है। बार्बर जो बाल काटता है, नाई। डॉक्टर ने बार्बर को मेडिकल एडवाइस दी, मेडिकल कंसल्टेंसी दी। उसके बदले उस बार्बर ने डॉक्टर को एक बढ़िया सा हेयर कट दे दिया। दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो यहां पर उस बार्बर को मिली मेडिकल सर्विसेज और उस डॉक्टर को मिली हेयर कट की सर्विस, जिसे बार्टर कहते हैं, वो भी सप्लाई है। फिर एक्सचेंज, आपने पुराना फोन नए फोन से एक्सचेंज कर लिया, पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी ले ली, सप्लाई है। लाइसेंस, रेंटल, लीज, प्रॉपर्टी लीज पर देना, उसमें कुछ सामने वाले के लिए राइट्स क्रिएट करना। रेंट पर देना, दुकान किराए पर दी, मकान किराए पर दिया, वो भी सप्लाई है। लाइसेंस, आप होटल में गए, आपने होटल का एक कमरा बुक करवाया, वो क्या है? वो होटल वाले ने आपको लाइसेंस दिया है, उसने आपको परमिट किया है कि आप मेरे होटल का कमरा यूज कर लो, वो भी एक सप्लाई है। फिर डिस्पोजल, डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना, वो भी सप्लाई है। तो ऐसी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है जो सप्लाई के दायरे से बाहर हो। कोई भी आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं सोच सकते जो सप्लाई में कवर्ड ना हो। सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, जो भी कहिए, वो सब सप्लाई में कवर्ड है। कुछ भी सप्लाई के बाहर नहीं है। इतनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है सप्लाई की यहां पर कि कुछ भी उससे बाहर छूटा नहीं है। अब अगर कुछ सप्लाई से बाहर रखना है तो वो एक्सप्लिसिटली सरकार को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे शराब, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमने देखा उसे जीएसटी से एक्सप्लिसिटली बाहर रखा है। हमने जीएसटी की डेफिनेशन में ही देखा था, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब की सप्लाई बाहर रखी है जीएसटी से। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल, वो सब भी एक्सप्लिसिटली बाहर रखे हैं जीएसटी से, बेशक टेम्परेरीली, लेकिन अभी जीएसटी से बाहर रखे हैं। इसी तरह से हम आगे जाके शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, जिसे जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं, जहां कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस एक्सप्लिसिटली सप्लाई से बाहर करे हैं कि वो एक्टिविटीज सप्लाई है ही नहीं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सब कुछ सप्लाई के अंदर कवर कर दिया है, ऐसी कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती जो यहां कवर ना हो। और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने दूध वाले से दूध और ब्रेड खरीदा, क्या है ये? एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ वो दूध और ब्रेड का पैकेट, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू सप्लाई। और एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 लोग चाहिए होते हैं, एक ऑफरर, एक ऑफरी, उनके बीच में एक वैलिड कंसिडरेशन चाहिए होता है। तो अगर सप्लाई के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सप्लाई होने के लिए 2 लोग चाहिए, एक सप्लायर, एक रेसिपिएंट, उनके बीच में एक वैलिड कंसिडरेशन चाहिए। आप कोई भी एक्टिविटी उठाकर देख लो, सेल, 2 लोग हैं वहां पर, एक वो सेलर है, एक आप बायर हो, कंसिडरेशन भी है, आपने वो दूध और ब्रेड के पैकेट के बदले उसको उसका प्राइस दिया, उसकी वैल्यू दी। ट्रांसफर, एक ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है, वैलिड कंसिडरेशन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी वो सप्लाई बनेगी। बार्टर, एक डॉक्टर था, एक बार्बर था, बार्बर के लिए वो मेडिकल कंसल्टेंसी उसका कंसिडरेशन थी, डॉक्टर की सर्विस के बदले उसको हेयर कट का कंसिडरेशन मिला। एक्सचेंज, वहां भी 2 लोग थे, वहां भी कंसिडरेशन था। लीज, लाइसेंस, रेंट, डिस्पोजल, सब में 2 लोग होते हैं, उनके बीच में वैलिड कंसिडरेशन होता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एंड इट लीड्स टू सप्लाई बिटवीन देम। तो सप्लाई इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर 2 लोग चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूं। सप्लाई के लिए 2 लोग चाहिए। मैं अपने आप को ये पेन नहीं बेच सकती, सेल नहीं कर सकती। एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 लोग चाहिए। तो सप्लाई होने के लिए एक सप्लायर होना चाहिए और एक रेसिपिएंट होना चाहिए। सप्लायर जो सप्लाई दे रहा है, रेसिपिएंट जो वो सप्लाई रिसीव कर रहा है। खुद से कोई खुद को सप्लाई नहीं दे सकता। मान लो मेरा शर्ट्स बनाने का बिजनेस है, मैंने अपने शर्ट्स को अपनी फैक्ट्री के एक कमरे में से उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। क्या आप कहोगे यहां पर कोई सप्लाई हुई है? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली, अगर
एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने की जगह मैंने, ये मेरी फैक्ट्री है शर्ट्स बनाने की, और ये मेरा शोरूम है शर्ट्स का। गली में फैक्ट्री है और बाहर सड़क पे शोरूम है शर्ट्स का मेरा। तो मैं अपनी फैक्ट्री से शर्ट्स बनाकर यहाँ इस शोरूम पे भेज देती हूँ। मैंने अपनी फैक्ट्री की बुक्स में और शोरूम की बुक्स में भी वो शर्ट्स का प्राइस, रेट सब कुछ लिखा है, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे देखना है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्या ये उन शर्ट्स की सप्लाई है या नहीं? ये उन शर्ट्स की सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री भी मेरी है और ये शोरूम भी मेरा है, और एक इंसान खुद को सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सप्लाई होने के लिए दो लोग चाहिए, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। अब ये तो रूल है कि सप्लाई होने के लिए दो लोग चाहिए। रूल होता है तो उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन चाहिए। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो सप्लाई भी तो नहीं। नो कॉन्ट्रैक्ट नो सप्लाई, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नो सप्लाई। सो सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, बहुत जरूरी है। मैंने मंदिर में कुछ दान दिया, अनाथ आश्रम में कुछ दान दिया, डोनेट किया, पैसे, कपड़े, बुक्स, कुछ खाने का सामान, और वो दान करने से मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ, एक आत्मा को शांति मिली। जब आप दान करते हो तो आपको एक अलग सी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप कभी किसी गरीब को कुछ दान करो, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या उसे हम वैलिड कंसिडरेशन कहते हैं? नहीं। कंसिडरेशन हमेशा कुछ कमर्शियल टर्म्स में होना चाहिए। वहां पर कुछ क्विड प्रो क्यो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैं जब दान कर रही हूं तो वहां उस दान लेने वाले रेसिपिएंट की मेरी तरफ कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। वो दान करने से मुझे खुशी मिली, बहुत आनंद का अनुभव हुआ, वो कोई कमर्शियल टर्म नहीं है, वहां क्विड प्रो क्यो नहीं है। बेशक मेरे दान करने की वजह से वो मेरे नाम की वहां पर तख्तियां लगा दें, प्लेट्स लगा दें। जैसे इस इमेज में आपको ये ब्लैक कलर का पत्थर दिख रहा हो जहां पर कुछ लिखा हुआ है। मान लो मैंने ये पानी पीने का प्याऊ बनवाया एक अनाथ आश्रम में, उन्होंने इस काले पत्थर पे लिख दिया, डोनेशन मेड बाय मिस निधि गुप्ता, बेस्ट विशेस फ्रॉम निधि गुप्ता, कुछ भी। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, वहां मुझे कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा। आपने ऐसे पत्थर लगे हुए
मंदिरों में, आश्रम में, कई जगह देखे होंगे। मंजू जी ने ये अलमारी अपने स्वर्गवासी पिता की याद में दान करी, ये चीज सो एंड सो ने दान करी, एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा होता है। लेकिन वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। हां, अगर वो उस पत्थर पे मेरा बिजनेस एडवर्टाइज करते, एडवोकेट मिस निधि गुप्ता जो जीएसटी की कोचिंग देती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जिससे मेरा एडवर्टाइजमेंट होता मेरे बिजनेस का, तब वो वैलिड कंसिडरेशन हो सकता था और तब वो सप्लाई बन सकती थी और वो जीएसटी के दायरे में आ सकता था। लेकिन जब तक कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है मुझे इन रिटर्न, तो ऐसे दान पुण्य के काम सप्लाई में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। जीएसटी एक बिजनेस पे लगने वाला टैक्स है। इट इज टैक्स ऑन बिजनेस। इसलिए सप्लाई होने के लिए वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो वो बिजनेस के कोर्स में हो या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए हो, तभी वो सप्लाई बनेंगे। ये मैं हूं और ये एक कार का शोरूम है। मैंने इस शोरूम पर एक कार पसंद की। मान लो 10 लाख की मैंने एक कार पसंद की, तो इस शोरूम वाले ने मुझे ये कार दी और उसके बदले मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए। यहां 2 लोग हैं, एक सप्लायर है, मैं रेसिपिएंट हूं। यहां वैलिड कंसिडरेशन भी है। मैं उस कार के बदले उसे 10 लाख की पेमेंट कर रही हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस रिलेटेड भी है। ये इस शोरूम वाले का बिजनेस है, कार्स को बेचना। तो 2 लोग हैं, कंसिडरेशन है, और दिस सप्लाई इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर ये कार की सप्लाई है और उस पर जीएसटी लगेगा। तो यहां कार की वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो अगर उस पे जीएसटी का रेट 28% है तो 2,80,000 हो गया उस पे जीएसटी, और ये 12,80,000 की पेमेंट करके मैं ये कार ले लूंगी। इस पे जो सेस वगैरह लगेगा वो अलग, और ये 2,80,000 का जीएसटी ये शोरूम वाला सरकार को पे कर देगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसे ही वर्क करेगा। लेकिन अब ये कार पुरानी हो गई और मैं इस पुरानी कार को बेच देती हूं। लेकिन पुरानी कार को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं आपको जीएसटी की कोचिंग दे रही हूं, ये मेरे बिजनेस है। उस कार को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए यहां पर ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरानी कार्स में डील करने वाला जो पुरानी कार खरीदता और बेचता है, फॉर एग्जाम्पल कार्स 24, या कोई मोटर ड्राइविंग
स्कूल चलाने वाला अगर पुरानी कार बेचे तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बिजनेस से रिलेटेड है और वहां पर ये एक सप्लाई बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं अपनी पुरानी ज्वेलरी किसी ज्वेलर को बेच दूं तो वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर एक ज्वेलर ज्वेलरी बेच रहा है तो उसका तो बिजनेस ही वही है, वहां पर वो एक सप्लाई है। तो रूल तो ये है कि सप्लाई होने के लिए दो लोग होने चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट। उनके बीच में वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए और वो सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में की जानी चाहिए। दिस इज द रूल। लेकिन रूल तब तक वर्क नहीं करते जब तक उनके कुछ नेसेसरी एक्सेप्शंस ना हो। मेरे घर में एक रूल है, रात 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई, मैं दिल्ली में रहती हूँ इमेजिन, तो मैं कैसे टाइम पर पहुंच सकती हूँ? मुझे उससे एक्सक्यूज करना चाहिए। या अगर मेरी कार का टायर पंचर हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, या मेरी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी चल गई किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर मेरे लिए कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए जाने चाहिए। सिमिलरली दिस इज द रूल, लेकिन इस रूल के एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें हम 1 by 1 समझते हैं। रूल है कि सप्लाई के लिए 2 लोग होने चाहिए और उसका पहला एक्सेप्शन है सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या चीज है? ये एक लखनऊ की फैक्ट्री है, लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश, और दिल्ली में एक शोरूम है। हम एक ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे कि ये फैक्ट्री क्या करती है, शर्ट्स बनाती है, और ये शोरूम क्या है, शर्ट्स का है। जहां तक हो सके एक ही एग्जाम्पल को मैं लेके चलूंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो शर्ट्स, ये फैक्ट्री शर्ट्स बनाती है जिसे वो दिल्ली के शोरूम को भेजती है। लेकिन ये शर्ट्स बनाने के लिए इस फैक्ट्री ने कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा, फैब्रिक, धागे एटसेट्रा, और कुछ इनपुट सर्विसेज भी ली होंगी। मान लेते हैं इन सब की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। उन पर जीएसटी भी लगा होगा। एक यूनिफॉर्म जीएसटी का रेट अज्यूम करते हैं सब चीज़ों पर। लेट्स से सब पर जीएसटी था 18% के रेट से, तो जीएसटी हुआ 1 लाख पे 18,000 रुपये। वहाँ पर उसने 18,000 का जीएसटी भी पे किया। जीएसटी पे किया है रॉ मटेरियल पर, इनपुट सर्विसेज पर, तो उसका क्रेडिट भी बुक किया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ओके, अब जब यहां ये शर्ट्स की सप्लाई होगी तो यहां भी जीएसटी लगेगा। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? यूपी से माल दिल्ली जा रहा है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहां पर पे होगा आईजीएसटी। लेट्स से इन शर्ट्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए। आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, मतलब 36,000 रुपीज। तो अब यहां आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई
₹36,000 की। इसे ये फैक्ट्री वाला कैसे पे करेगा? उसके पास जो 18,000 का ITC है उससे वो इसे सेट ऑफ कर देगा और 18,000 क्रेडिट से सेट ऑफ कर दिए और 18,000 कैश में पे कर दिए। ये शोरूम वाला 2,36,000 में वो शर्ट्स को दिल्ली ले आया। मान लेते हैं वो सारी शर्ट्स दिल्ली में बिक गई, लेट से 3 लाख में। उन पर भी GST लगा होगा 18%। 54,000 का और ये सारा 54,000 का GST दिल्ली गवर्नमेंट को चला जाएगा जो डेस्टिनेशन स्टेट है। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हमने बहुत अच्छे से ही डिस्कस किया था। ये पूरी ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 पर्सन्स के एक्सेप्शन की। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में ही मान लेते हैं ये लखनऊ में जो शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है वो मेरी है और जो दिल्ली में शर्ट्स का शोरूम है वो भी मेरा है। फैक्ट्री भी मेरी है और शोरूम भी मेरा है। मैं फैक्ट्री से शर्ट्स बनाकर दिल्ली के शोरूम पर भेज देती हूँ और वहाँ दिल्ली के शोरूम से मेरी शर्ट्स बिक जाती हैं। अब यहाँ पर क्या ये शर्ट्स की सप्लाई है? हमने कितनी अच्छी तरह डिस्कस किया। एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक इंसान खुद को सप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ ये शर्ट्स की सप्लाई नहीं है। ये सप्लाई नहीं है तो यहाँ GST भी नहीं लगेगा, करेक्ट। अब शर्ट्स बनाने के लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल इनपुट सर्विस लिए जिन पर वही मैंने 18,000 का GST पे किया था, उसका क्रेडिट भी बुक किया था। लेकिन अब मेरी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो यहाँ मेरा ये क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। हो गई एक प्रॉब्लम, मेरा क्रेडिट ब्लॉक हो गया। फिर मान लो मेरी वो सारी शर्ट्स दिल्ली के शोरूम से बिक गई, तो यहां भी GST लगेगा जितना लास्ट एग्जाम्पल में लग रहा था, लेट्स से 54,000 का। तो अब ये दिल्ली गवर्नमेंट को मुझे पे करना है, लेकिन यहां मुझे 54,000 का GST पे करना है और क्रेडिट मेरा 18,000 का वो ब्लॉक हो गया, मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो हुआ यहां कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। अब वो 18,000 का टैक्स भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बन गया क्योंकि मुझे उस क्रेडिट का बेनिफिट ही नहीं मिला। और ये जो टैक्स था 18,000 का, ये यूपी सरकार के पास था और हमें तो सारा टैक्स दिल्ली सरकार को देना है जो डेस्टिनेशन स्टेट है। लेकिन बीच में ये सप्लाई ना होने के कारण हम उसे दिल्ली सरकार तक ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो जो GST पुराने टैक्स रिजीम, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स के टाइम जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें क्योर करने के लिए आया था। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? कास्केडिंग, CST में टैक्स ओरिजिनेटिंग स्टेट के पास रह जाता था, क्रेडिट की चेन टूट जाती थी। क्या वो सभी प्रॉब्लम्स आपको यहां नजर नहीं आ रही? बिल्कुल। तो एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है। माना वो फैक्ट्री मेरी ही है और वो शोरूम भी मेरा ही है, लेकिन उन्हें GST में डिस्टिंक्ट पर्सन्स, अलग अलग लोग माना गया है और उनके बीच में
जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक डीम्ड सप्लाई है। हमने अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन ब्रीफली मैं आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझाने के लिए एक चीज़ बताती हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री है और ये दिल्ली में शोरूम है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। यहाँ यूपी में भी मैं रजिस्ट्रेशन लूँगी और इस शोरूम के लिए दिल्ली में भी मैं रजिस्ट्रेशन लूँगी। जो GSTIN नंबर होता है वो 15 डिजिट का कोड होता है और उसमें फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड ही होते हैं। तो ये अब मेरे सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो गए। इन्हें ही डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहा जाता है और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो जीएसटी में डीम्ड सप्लाई है। तो मेरी लखनऊ की फैक्ट्री से जो भी स्टॉक मैंने दिल्ली शोरूम पे बेचने के लिए ट्रांसफर किया वो एक डीम्ड सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा। और वो जैसी ही सप्लाई हुई उस पर जैसे ही जीएसटी लगा, मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। ये क्रेडिट आगे पास ऑन हो जाएगा, यहाँ मुझे क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई कास्केडिंग नहीं होगी और अल्टीमेटली यूपी सरकार से टैक्स दिल्ली सरकार के पास चला जाएगा जो डेस्टिनेशन स्टेट है। लेकिन अगर मेरा कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर भी एक और शोरूम है, तो मुझे इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यूपी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे इस शोरूम के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू माय लखनऊ फैक्ट्री और ये दिल्ली का शोरूम, इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक सप्लाई बन जाएगी और जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। लेकिन लखनऊ में फैक्ट्री है और कानपुर में शोरूम है, तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है यूपी में। तो यहाँ पे जो भी मेरा शर्ट्स मैं फैक्ट्री से शोरूम पर भेजूंगी वो सप्लाई नहीं है। यहाँ कोई लास्ट एग्जाम्पल वाली दिक्कत ही नहीं है। सेम पैन पे सिंगल रजिस्ट्रेशन है। यहाँ से लखनऊ फैक्ट्री से बेचूं मैं माल या कानपुर के शोरूम से बेचूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम स्टेट है, सेम पैन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इस शोरूम का अलग से रजिस्ट्रेशन ले लूं, तब ऑब्वियसली वो फैक्ट्री और वो शोरूम डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी, जो एक्टिविटी होगी, वो सप्लाई में कवर होगी। अभी एक ही रजिस्ट्रेशन है तो कोई सप्लाई नहीं है। मेरा एक मुंबई महाराष्ट्र में एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट है, उसके लिए मैंने वहाँ रजिस्ट्रेशन भी लिया है जीएसटी में, और उसके साथ मेरा एक शराब का ठेका है, लिकर शॉप है उत्तराखंड में। क्या मुझे इसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जब लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शराब जीएसटी के दायरे में है ही नहीं, तो मुझे उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। लेकिन इन्हें भी एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब दो अलग अलग लोगों की एस्टैब्लिशमेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब भी मैं उस अपने मुंबई के रेस्टोरेंट से इस लिकर शॉप पे कुछ सब भेजूंगी
सप्लाई करूँगी तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। मेरे रेस्टोरेंट्स में कुछ फ्रिज एक्स्ट्रा पड़े थे, मैंने उन्हें अपने शराब के ठेके पर भेज दिया, ठंडी चिल्ड बियर बेचने के लिए। तो ऑल्दो वो रेस्टोरेंट भी मेरा है और वो शराब का ठेका भी मेरा है, बल्कि जिसके रिगार्डिंग तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तब भी वो दो अलग अलग लोगों के एस्टैब्लिशमेंट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक सप्लाई मानी जाएगी और वो जीएसटी में कवर्ड होगी। दो पर्सन्स एक सप्लाई के लिए होने चाहिए, उसका सेकंड एक्सेप्शन है क्लब और एसोसिएशन। आप 3 लोग हो, दिल्ली में सीए की कोचिंग लेने आए हो, आपने लक्ष्मी नगर में एक रूम रेंट पर लिया, आपने वहाँ खाने पीने का कुछ इंतज़ाम भी किया, एक कुक रखा, घर में राशन आता है और जो भी ये सब खर्चे होते हैं आप तीनों आपस में डिवाइड कर लेते हो। क्या आप यहाँ कह सकते हो कि आप लोग एक दूसरे को कोई सप्लाई दे रहे हो? जो भी खर्चे हैं वो आप लोगों ने आपस में बांट लिए, लेकिन यहाँ आप लोग एक दूसरे को कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती। सरकार यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर टैक्स लगाना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। मैं प्री जीएसटी एरा की बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ सप्लाई हो रही है। जैसे कि एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। ये गोकुल धाम सोसाइटी है। ये इसमें रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, गोकुल धाम के लिए एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना ली। अब क्या वो RWA, वो गोकुल धाम के रेजिडेंट्स की एसोसिएशन उसके रेजिडेंट से अलग है? क्या ये कह सकते हैं कि वो RWA अपने रेजिडेंट्स को, अपने मेंबर्स को कुछ सप्लाई दे रही है? क्या आप अपने आप को सप्लाई दे सकते हो? कुछ लोग मिलकर इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली, तो क्या ये कह सकते हैं कि वहां पर उनके बीच में आपस में कोई सप्लाई हो रही है? आपको ये कुछ भी लगे, सही लगे या गलत लगे, सरकार कहती है हाँ ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं और इनके बीच में जो भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, वो एक सप्लाई है। आप इसे सही भी मान सकते हो, गलत भी मान सकते हो। ये आज का इशू नहीं है, ये सालों से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा चुका है। यहां पर एक डॉक्ट्राइन आती थी, एक जिक्र होता था डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, कि कोई सेल्फ को, अपने आप को सप्लाई, सर्विस, सेल कैसे कर सकता है। लेकिन सरकार को इस पे टैक्स लगाना था, तो उन्होंने एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया, एक डीमिंग प्रोविजन डाल दिया कि भाई ये लोग डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये हम मानते हैं कि ये दो अलग अलग लोग हैं और इनके बीच में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक सप्लाई है। और ये अमेंडमेंट अभी रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमने देखा एक सप्लाई के लिए बेशक 2 लोग होने चाहिए, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करे गए हैं डिस्टिंक्ट पर्सन्स के केस में और क्लब और एसोसिएशन के केस में।
सेकेंड रूल है कि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। मैंने अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप परचेज कर लिया। उस लैपटॉप की वैल्यू है 1,00,000 रुपए। उस पर जीएसटी 18% का रेट अज्यूम करते हैं, मतलब 18,000। लेकिन मैंने इस 18,000 का जो मैंने जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट बुक कर लिया कि इस लैपटॉप को मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगी। लेकिन अब मैं उसे किसी एनजीओ को दान में दे रही हूं, या अपने घर में छोटे भाई बहन को यूज करने के लिए दे रही हूं, या अपने किसी दोस्त को ऐसे ही यूज करने के लिए दे रही हूं, तो यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये सप्लाई भी नहीं है और इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने उस पर क्रेडिट बुक कर रखा है। मैंने ये कहकर क्रेडिट लिया था कि उस लैपटॉप को मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगी, अब नहीं कर रही, तो मैंने क्रेडिट लिया है। तो अब जब मैं उसे डिस्पोज कर रही हूं, परमानेंटली ट्रांसफर कर रही हूं, तो मुझे उस पे जीएसटी भी देना पड़ेगा। सिंपल सा रूल, क्रेडिट लिया है तो जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब इसमें उल्टा चलो, बैकवर्ड चलो। ये तो डिसाइड हो गया, क्रेडिट लिया है तो जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी कब दोगे? जीएसटी तो तभी दोगे जब वो सप्लाई होगी। तो इसलिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि जब कोई इंसान अपने बिजनेस एसेट्स जिस पर उसने क्रेडिट लिया है उसे परमानेंटली ट्रांसफर करता है या डिस्पोज करता है, तो वहां पर वो सप्लाई होंगे, इवन दो वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मैंने एक कार ली जिस पर मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं। मेरी 10 लाख की कार थी, उस पर 28% का जीएसटी था। लेकिन मैंने इसका क्रेडिट लिया ही नहीं। अब इस कार को मैं दान कर दूं, दोस्त को दे दूं, भाई को दे दूं, बहन को दे दूं, कुछ भी करूं, अरे जब मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं तो इस पर मुझे जीएसटी देना ही नहीं है। ये सप्लाई में कवर्ड नहीं है। जहां क्रेडिट लिया है वहां जीएसटी देना पड़ेगा, जहां क्रेडिट नहीं लिया है वहां जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो जहां आपने क्रेडिट लिया है वहां अगर उन बिजनेस एसेट्स को आप परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज करते हो तो वो सप्लाई में कवर्ड है। जहां क्रेडिट लिया नहीं वहां तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था पहला एक्सेप्शन कंसिडरेशन का। सेकंड एक्सेप्शन है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स। एक वाइफ अपने हस्बैंड से इंटीरियर डिजाइन की सर्विसेज लेती हैं। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है, ये अपना एक यूट्यूब स्टूडियो डिजाइन कर रही है, ये अपने हस्बैंड की सर्विसेज लेती है। अब एक वाइफ अपने हस्बैंड की सर्विसेज ले रही है, क्या आपको लगता है वो उसे कुछ कंसिडरेशन पे करेगी?
कुछ पे करेगी? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सरकार कह रही है तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, तुम निभाओ अपने पति पत्नी का रिश्ता, हमें तो उस पर जीएसटी चाहिए। तो जब रिलेटेड पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी, वहां कंसिडरेशन नहीं भी है, तो हमारे लिए तो वो सप्लाई है और हम तो उस पर जीएसटी लेके रहेंगे। लेकिन जीएसटी कैलकुलेट किस वैल्यू पे करोगे? तो सेक्शन 15 कहता है कि रिलेटेड पर्सन्स के बीच में हम ओपन मार्केट वैल्यू पर इस जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी रिश्तेदारी के चक्कर में सरकार नहीं पड़ रही, वो कह रही है रिलेटेड पर्सन्स के बीच में भी विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई है और उस पर हम जीएसटी लेंगे। लेकिन करीना ने वो स्टूडियो बनाने के लिए सैफ की ना लेकर, करिश्मा भी एक इंटीरियर डिजाइनर है, उनकी सर्विसेज ली। वो उनकी बहन है। लेकिन यहां पर ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो रिलेटेड पर्सन मतलब फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। जीएसटी में फैमिली की डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है फैमिली मीन्स स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। तो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, वो आपकी फैमिली है। उसके अलावा पेरेंट्स, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द पर्सन, वो फैमिली तब है इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन। तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, उनके केस में तो आपको कुछ नहीं देखना, वो हमेशा ही आपकी फैमिली का पार्ट है। उसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन आपकी फैमिली का तभी पार्ट है जब वो आप पर मेनली और होली डिपेंडेंट है, आप पर डिपेंडेंट है। वो यहां करिश्मा कपूर करीना पर डिपेंडेंट नहीं है, बेशक वो उनकी बहन है, इसलिए वो उस फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। सो जीएसटी के पर्पज से वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। और यहां ये कंसिडरेशन ना होने की वजह से सप्लाई नहीं बनेगी। तो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है बिना कंसिडरेशन के, तो वो भी एक सप्लाई है। लेकिन ये जरूर याद रखें कि फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे आते हैं नो मैटर व्हाट, लेकिन भाई बहन एटसेट्रा ये तभी कवर होंगे जब वो उस पर्सन पर डिपेंडेंट हो। अब थर्ड एक्सेप्शन है सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। डिस्टिंक्ट पर्सन हमने अभी समझा कि मेरा लखनऊ में फैक्ट्री है और दिल्ली में शोरूम है, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जब मैं अपनी फैक्ट्री से शर्ट्स दिल्ली के शोरूम पर भेजूंगी, ट्रांसफर करूंगी, भेजूंगी, नॉट भेजना, नॉट बेचना। फैक्ट्री भी मेरी है और शोरूम भी मेरा है एक्चुअली में, तो यहां कोई कंसिडरेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक डीम्ड सप्लाई है और इस पर जीएसटी लगेगा। फोर्थ एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का, इंपोर्ट ऑफ
सर्विस के केस में अगर आप अपने किसी और एस्टैब्लिशमेंट से जो इंडिया से बाहर है या रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो भी सप्लाई है, बेशक वहां पे कंसिडरेशन ना हो। सोनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो जापान में बेस्ड है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, सोनी इंडिया, सोनी पाकिस्तान एटसेट्रा। वो एक सॉफ्टवेयर बनवाती है और वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो अपनी सभी कंपनीज को भेज देती है, सोनी इंडिया को भी भेज देती है। अब वो सॉफ्टवेयर इंडिया में इंपोर्ट हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलना चाहिए, उस पर जीएसटी तो लगना चाहिए। इसलिए ऑल्दो यहां पर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो एक डीम्ड सप्लाई है और उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे एक फादर अपने बेटे से, ये बेटा एक आर्किटेक्ट है और फादर इंडिया में एक ऑफिस बना रहे हैं, तो वो अपने बेटे की सर्विसेज लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, बाप बेटे के बीच में कैसा कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी वो बेटा एक रिलेटेड पर्सन है, फादर ने ऑफिस बनाने के लिए उसकी सर्विसेज ली हैं, तो वो एक सप्लाई है और उस पर जीएसटी लगेगा। लास्ट एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट ये आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़े भी होंगे। लखनऊ में एक फैक्ट्री है और दिल्ली में एक C&F एजेंट है। यहां लखनऊ की फैक्ट्री दिल्ली के एजेंट को शर्ट्स भेज देती है बेचने के लिए। वो एजेंट दिल्ली में शर्ट बेचता है, जितना भी अमाउंट आता है उसमें से अपना कमीशन माइनस करके बाकी सब यहां इस फैक्ट्री वाले को रेमिट कर देता है। लेकिन ये शर्ट्स फैक्ट्री वाला भेज रहा है, यहां कोई कंसिडरेशन नहीं है उस प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो ये सप्लाई तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो डिस्टिंक्ट पर्सन की प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि यहां इसने रॉ मटेरियल इनपुट सर्विस लिए होंगे, उन पे जीएसटी भी दिया होगा, 18,000 का मान लो इसने जीएसटी दिया है, उसका क्रेडिट भी बुक किया होगा। अब जब ये एजेंट दिल्ली में शर्ट्स को बेचेगा तो वो भी दिल्ली सरकार को जीएसटी पे करेगा। अब ये एजेंट यहां दिल्ली में जीएसटी पे कर रहा है, इन शर्ट्स पे क्रेडिट उस फैक्ट्री वाले के पास, प्रिंसिपल के पास यूपी में पड़ा हुआ है। अगर बीच में इन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे तो फिर वो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, यूपी में कास्केडिंग हो जाएगी, टैक्स पे टैक्स लग जाएगा, टैक्स यूपी सरकार के पास रह जाएगा, लेकिन होना दिल्ली सरकार के पास चाहिए जो डेस्टिनेशन स्टेट है। सेम वही प्रॉब्लम्स जो लखनऊ में फैक्ट्री और दिल्ली में शोरूम के बीच में आ रही थी, तो यहां भी इस वजह से इसे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना गया है और उन पर जीएसटी लगेगा।
जिससे वो क्रेडिट की चेन ना टूटे, कास्केडिंग ना हो और टैक्स अल्टीमेटली डेस्टिनेशन स्टेट के पास पहुंच जाए। कई एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस जहां कंसिडरेशन नहीं भी है उन्हें भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया गया है। वो थी, पहले हमने देखा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। जहां क्रेडिट लिया है वहां जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। वाइफ ने हस्बैंड से इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज ली, कोई कंसिडरेशन नहीं है वहां पर वहां वो फिर भी एक सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा। जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो ओपन मार्केट प्राइस पर उसका वैल्यूएशन होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन्स, मेरी लखनऊ में फैक्ट्री है, दिल्ली में शोरूम है, दोनों के मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं उन स्टेट्स में, वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक सप्लाई है। फिर हमने देखा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, जब भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कुछ गुड्स की ट्रांसफर होगा वो भी एक सप्लाई है। और लास्टली हमने देखा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो बाप ने अपने बेटे से आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली हो या फिर सोनी जापान ने सोनी इंडिया को कोई सॉफ्टवेयर भेजा हो, वहां कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी वो एक सप्लाई है और उस पर जीएसटी लगेगा। और ये है आपका शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो बताता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो हमने 2 पर्सन के एक्सेप्शन देखे, कंसिडरेशन के एक्सेप्शन देखे, अब एक लास्ट सप्लाई का थर्ड एसेंशियल था कि वो सप्लाई बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका भी एक्सेप्शन देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यहां सर्विसेज इंपोर्ट करी जा रही हैं फॉर अ कंसिडरेशन। ये एक यूएस से बेस्ड आर्किटेक्ट है, मैंने अपना इंडिया में ऑफिस बनाने के लिए इनकी सर्विसेज ली, उसकी मैंने इन्हें 5 लाख रुपए पे किए। तो यहाँ एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है और कंसिडरेशन भी है, और ये मेरे बिजनेस के पर्पस के लिए भी है। तो ये एक सप्लाई है जिस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इन्हीं आर्किटेक्ट से मुझे इनका काम इतना पसंद आया कि जब मैंने एक अपना घर बनाया, हर इंसान का सपना होता है एक घर बनाना, जब मैंने वो घर बनाया तो मैंने फिर से इनकी सर्विसेज ली और फिर से मैंने इन्हें 5 लाख का कंसिडरेशन पे किया। लेकिन वो सर्विसेज मैंने अपने घर बनाने के लिए ली, बिजनेस पर्पस से नहीं ली। फिर भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है और उस पर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा आरसीएम में। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आपको बता दूं, क्योंकि हम जीएसटी उस यूएस में बैठे सप्लायर से तो ले नहीं सकते, इसलिए यहां पर रिवर्स चार्ज लगा देते हैं।
मतलब चार्ज उस पर लगा दिया जिसने वो सर्विसेज इंपोर्ट की, उस इंपोर्टर पर। इंपोर्टर कौन है? मैं, एक आम इंसान। मैंने अपने घर बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली, मुझ पर जीएसटी लगा दिया। अब वो जीएसटी पे करने के लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मुझे वो फाइलिंग करनी पड़ेगी, रिटर्न भरनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऑल्दो यहाँ पर इस सप्लाई पर जीएसटी है, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसी सप्लाईज को जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर रखा है। एक आम आदमी को ऐसी कोई भी सर्विस इंपोर्ट करने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह ना करवाना पड़े। तो आगे चलकर हम एग्जेप्शंस में पढ़ेंगे, ये सप्लाईज एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप याद रखना कि अगर सप्लाई इंपोर्ट करी जा रही है फॉर अ कंसिडरेशन, तो बेशक वो बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, वो एक सप्लाई है जिस पर जीएसटी लगेगा। अब इस पूरी डिस्कशन के बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। शेड्यूल 1 क्या है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। पहला है, निधि मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन रेवाड़ी हरियाणा, एक हरियाणा में फैक्ट्री है, एंड अ शोरूम इन दिल्ली। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हरियाणा में शोरूम है, हरियाणा में फैक्ट्री है, दिल्ली में शोरूम है, दोनों अपनी अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। शर्ट्स सो मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में शर्ट्स बनी उन्हें शोरूम पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्या ये एक सप्लाई है या नहीं? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये शर्ट बनाने की फैक्ट्री है रेवाड़ी हरियाणा में, यहाँ इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और ये दिल्ली में शोरूम है और इसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ से शर्ट्स बनाकर फैक्ट्री से शोरूम पर भेज दी जाती हैं, तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन सप्लाई होने के लिए 2% कंसिडरेशन और बिजनेस रिलेटेड सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था। शेड्यूल 1 कहता है कि ये जो हरियाणा में फैक्ट्री है और दिल्ली में शोरूम है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, और सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एंड डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वहाँ कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो जीएसटी में एक सप्लाई है अंडर सेक्शन 7। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सीता इज अ फैशन डिजाइनर इन मुंबई। मुंबई में एक फैशन डिजाइनर है, एंड हर सिस्टर गीता इज अ वेल नोन लॉयर सेटल्ड इन यूएसए। एक बहन फैशन डिजाइनर है बॉम्बे में और दूसरी यूएसए में बेस्ड एक लॉयर है। सीता टेक्स लीगल एडवाइस फ्रॉम हर सिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फैमिली डिस्प्यूट। सीता एक फैशन डिजाइनर है इंडिया में, मुंबई में, और उसकी बहन गीता यूएसए में एक लॉयर है। ये अपनी बहन से लीगल एडवाइस लेती है विद रिस्पेक्ट टू, किस लिए लीगल एडवाइस लेती है?
उसकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट है। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ यहाँ पर ये सप्लाई है या नहीं है, और वो सप्लाईज वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रही है, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है। शेड्यूल 1 कहता है कि जब सर्विसेज इंपोर्ट करी जाए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन से विदाउट अ कंसिडरेशन, if it is provided in the course or furtherance of business, तो वो एक सप्लाई है। ये हमने डिस्कस किया था। अब सीता अपनी बहन से लीगल एडवाइस ले रही है, तो क्या सीता और गीता रिलेटेड पर्सन है? हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में देखा था कि फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड पर्सन, लेकिन फैमिली की डेफिनेशन में कौन आ रहा था? स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन, उसके अलावा और जो भी रिश्ते थे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो तभी फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे जब वो मेनली और होली उस पर्सन पर डिपेंडेंट होंगे। गीता जो उसकी बहन है वो एक यूएसए में बेस्ड लॉयर है, वो उस पर होली, वो अपनी बहन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सीता और गीता रिलेटेड पर्सन्स हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। उसके बाद उसने वो जो लीगल एडवाइस ली, वो जो सर्विसेज ली, वो भी एक फैमिली डिस्प्यूट के लिए ली, तो वो भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये एक सप्लाई नहीं है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कहता है, सीता इज अ फैशन डिजाइनर इन मुंबई, सेम। हर सिस्टर गीता इज अ वेल नोन लॉयर, सब कुछ सेम है, वो यूएसए में सेटल है। सीता टेक्स लीगल एडवाइस फ्रॉम हर सिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फिर से उससे लीगल एडवाइस ले रही है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो अपने बिजनेस के लिए लीगल एडवाइस ले रही है। पहले वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रही थी, अब बिजनेस के लिए ले रही है। अब बताओ क्या आपका आंसर यहां चेंज होगा या नहीं? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेशक अब वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए सप्लाई ले रही है, तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन अभी भी वो एक रिलेटेड पर्सन नहीं है, इसलिए ये एक कंडीशन अभी भी फुलफिल नहीं हुई, तो ये सप्लाई तो अभी भी नहीं बनी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से ही इंस्पायर्ड है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में इस टॉपिक से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, और सीजीएसटी एक्ट का शेड्यूल 2 सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई पॉइंट पे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। So I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.